स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में एलॉन मस्क द्वारा कुछ ट्वीट्स रिलीज किए जाते हैं और इन ट्वीट्स के साथ ही यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसा भूकंप आता है जिसके झटके यूएसए से लेकर भारत तक भी महसूस किए जाते हैं। जहां इस भूकंप के केंद्र में खड़े यूनाइटेड किंगडम की साख और यहां के पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी, दोनों पर एक बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। असल में टेस्ला चीफ एलॉन मस्क ने अपने ट्वीट्स में ब्रिटेन के करंट पीएम कीर स्टारमर और उनकी लेबर पार्टी पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ब्रिटेन में एक्टिव चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग्स को सपोर्ट करने का काम किया है। वो गैंग्स जिसके मेंबर्स प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं और जो बीते कई दशकों में ब्रिटेन की टीन एज लड़कियों को अपना शिकार बनाते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एलॉन ने अपने इन ट्वीट्स में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ये अपील की है कि वो ब्रिटेन की करंट गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त करें। अब मस्क ने ये ट्वीट क्या किए, ब्रिटेन की राजनीति और इंटरनेशनल मीडिया दोनों ही गर्मा गई, जहां हर ओर से ब्रिटेन की करंट गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाए जाने लगे कि वो जानबूझकर ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स के काले अध्याय को कवर अप करने में लगी हुई है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएस में बैठे एलॉन मस्क, ब्रिटेन का स्कैंडल केस और पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का आपस में भला क्या कनेक्शन हो सकता है, और आखिर ये ग्रूमिंग गैंग्स हैं क्या जिन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के आज को समझने के लिए हमें इसमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस उलझी हुई कहानी को शुरू से समझना होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, ये बात है 5 अगस्त 2000 की। यूनाइटेड किंगडम के एक शहर टेलफोर्ड के एक मकान में आग लग जाती है, जिसमें इस घर में रहने वाली 16 साल की लूसी लोब, उसकी 17 साल की डिसेबल्ड बड़ी बहन सारा और उनकी मां एलिन लिंडा की आग में झुलसने से मौत हो जाती है। इस घटना के बाद हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि घर को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले करने वाला पाकिस्तानी डिसेंट का एक 26 साल का टैक्सी ड्राइवर अजहर अली महमूद था, जिसके बीते 2 साल से नाबालिग लूसी के साथ इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। यही नहीं, इन 2 सालों में लूसी महमूद के एक बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी। यहां तक कि जब लूसी की हत्याकांड में मौत हुई, उस समय भी उसके गर्भ में महमूद का बच्चा पल रहा था। अब महमूद ने यह आग क्यों लगाई या एक 14-15 साल की बच्ची को कंसीव करने के लिए मजबूर क्यों किया, इसे लेकर सवाल तो कई थे। मगर उस समय इसे एक स्टैंड अलोन केस या फिर सिरफिरे आशिक की करतूत मानकर केस को बंद कर दिया गया, जहां महमूद को 3 मर्डर्स के लिए 3 अलग अलग लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई गई। उस समय इससे ज्यादा सोचने और समझने की कोशिश शायद किसी ने नहीं की, क्योंकि यदि तब ये कोशिश की जाती तो शायद ब्रिटेन की हजारों बच्चियां पाकिस्तानी हैवानों के हाथों बलि चढ़ने से बच जाती, जिनमें से कुछ ऑलरेडी शिकार हो चुकी थीं और कुछ आने वाले दशकों में शिकार होने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया ने इस तरह के केसेस में एक पैटर्न को नोटिस किया, जहां यूके के अलग अलग शहरों में बहुत सी नाबालिग लड़कियां या यूं कहें कि 12-14 साल की बच्चियां अपने से उम्र में काफी बड़े लड़कों के प्यार में पड़कर या तो गायब हो रही थीं या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जाल में फंसती चली जा रही थी। इस तरह का पहला ऑन रिकॉर्ड केस इंग्लैंड के रॉदरहैम शहर में सामने आया। इसके बाद जब पुलिस ने जांच करनी शुरू की तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस जांच में कोई 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों केसेस पुलिस के सामने आ गई, जहां यह पाया गया कि इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बच्चियों को एक्सप्लॉइट करने वाली गैंग्स 1980s से ही एक्टिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इन गैंग्स को नाम दिया गया ग्रूमिंग गैंग्स। इसके बाद इस केस को नाम दिया गया रॉदरहैम अब्यूज स्कैंडल और इसी के साथ नॉर्दर्न यूके के बाकी शहरों में भी जांच शुरू कर दी गई। इसी दौरान लूसी केस के बाद वेस्ट मर्सिया पुलिस ने भी जब ऑपरेशन चैलिस चलाया तो उन्हें भी ये पता चला कि वो एक सोची समझी साजिश की शिकार हुई हैं और लूसी जैसी ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो इसी तरह से फंसाई गई हैं। इस बार इस केस को नाम मिला टेलफोर्ड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल, जहां की बहुत सी विक्टिम्स ने अपने बयान में बताया कि उन्हें लूसी और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसी का डर दिखाकर एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। इसके बाद 2015 में फाइल की गई एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया कि 1997 से 2013 के बीच ही इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवॉल, डर्बीशायर, रॉचडेल और ब्रिस्टल शहर में 1400 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां
यौन शोषण यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार बनी हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के एक एनजीओ चिल्ड्रंस सोसाइटी ने ओल्ड एनफ टू नो बेटर नाम की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया कि बीते 2 दशकों में 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां इन ग्रूमिंग गैंग्स की शिकार हो चुकी हैं, मगर इनमें से केवल 5,000 ने ही पुलिस में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की। ऐसे में जाहिर है कि रिपोर्टेड नंबर हमेशा एक्चुअल विक्टिम्स के आंकड़े से कम ही रहे। जब इन सारे पैटर्न्स को ध्यान से देखा गया तो इन सब केसेस में एक कॉमन पॉइंट भी था, जिसे समझने से पहले एक बार जरा रॉदरहैम अब्यूज स्कैंडल और टेलफोर्ड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल में कन्विक्ट हुए लोगों के नामों और उनके ऑरिजिन पर नजर डाल लीजिए। अगर आप इस लिस्ट पर ध्यान देंगे तो आप भी वही कॉमन पॉइंट नोटिस करेंगे जो यूके की मीडिया ने किया। जी हां, वो कॉमन पॉइंट ये है कि इन लड़कियों को फंसाने वाले ज्यादातर लड़के पाकिस्तानी मूल के थे, जो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग बनाकर इस काम को अंजाम देते थे। ये लोग ब्रिटेन में टैक्सी चलाने, मैकेनिक का काम करने या कोई दूसरा छोटा मोटा काम किया करते थे। अब हालांकि शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स इन सभी अक्यूज्ड को एशियन या फिर साउथ एशियन मेन कहकर पुकारा करती थी, मगर धीरे धीरे ये पैटर्न इतना ज्यादा विजिबल और साफ हो गया कि अब इन्हें खुलकर पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाने लगा। वहीं 2017 में ही ब्रिटेन के एक थिंक टैंक क्विलियम फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें यह दावा किया गया कि इन सो कॉल्ड ग्रूमिंग गैंग्स में एक्टिव 84% अपराधी एशियाई मूल के होते हैं और इनमें से भी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। अब हो सकता है कि ये आंकड़े देखकर आपको लगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, फिर आज ये मुद्दा दोबारा क्यों उठाया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में फैले ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कोई गुजरे जमाने की चीज नहीं है, बल्कि अप्रैल 2023 में ही इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गैंग्स को एड्रेस करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की थी, जिसने अपने ऑपरेशन के पहले साल ही 550 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया था। लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक की सरकार गिरी और लेबर पार्टी सत्ता में आई, एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग्स के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही कारण है कि इलॉन मस्क ने यूके की करंट गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मगर इस बारे में और समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रूमिंग गैंग्स काम कैसे करती हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स से मतलब उन ग्रुप से है जो अंडर एज्ड और खास तौर पर टीन एज्ड लड़कियों को सिस्टमैटिक तरीके से अपना शिकार बनाती हैं, जहां इन गैंग्स के मेंबर्स जनरली छोटी और नासमझ बच्चियों से पहले दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। बल्कि अगर हम न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली 9 से 10 साल की बच्चियां भी इन गैंग्स के शिकार बन चुकी हैं। ये मेंबर्स अक्सर ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जो अकेली हों या डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से हों। ऐसी लड़कियां जो ऑर्फेनेज या डिसफंक्शनल फैमिलीज से आती हैं, या फिर ऐसी लड़कियां जो बुलिंग या डिप्रेशन का सामना कर रही हों। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गैंग मेंबर्स के लिए इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाना बेहद आसान होता है। ये गैंग मेंबर्स उन बच्चियों को गिफ्ट्स देते हैं, घुमाने ले जाते हैं और उन नासमझ बच्चियों को ये यकीन दिला देते हैं कि वो स्पेशल हैं। ये उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उनके बीच जो हो रहा है वो कोई गलत काम नहीं बल्कि प्यार है। और जब एक बार इन लड़कियों को इन पर यकीन हो जाता है तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल हर किस्म का होता है। अक्सर वो इन लड़कियों को पार्टीज में ले जाते हैं और उन्हें शराब और ड्रग्स के एडिक्ट भी बना देते हैं। और एक बार जब एक लड़की इन सब चीजों की एडिक्ट बन गई तो इन गैंग मेंबर्स का काम और भी आसान हो जाता है। उन्हें शराब, गांजे और बाकी ड्रग्स की लत लगाई जाती है ताकि वो नशे में रहें और गैंग मेंबर्स की हर बात मानती रहें। ये लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जब इन क्राइम से जुड़े केसेस कोर्ट में पहुंचे तो कई लड़कियों ने यह बताया कि उन्हें इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका शोषण हो रहा है, बल्कि वो तो यही समझती रहीं कि वो एक लव रिलेशनशिप में हैं। दूसरी ओर इस तरह के कुछ केसेस में सामने आए विक्टिम्स ने कोर्ट में दिए अपने स्टेटमेंट्स में बताया है कि गैंग मेंबर्स इन लड़कियों को अपने काबू में रखने के लिए अक्सर मारपीट का भी सहारा लेते हैं। उन्हें और उनके परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी भी दी जाती है। बिना किसी सोशल सपोर्ट या गिल्ट की वजह से ये लड़कियां किसी से मदद भी नहीं मांग पाती, जिसके बाद पूरी तरह इन गैंग मेंबर्स के चंगुल में फंसी हुई इन बच्चियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन का वो गंदा खेल शुरू होता है जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाती।
इन लड़कियों को बड़े लड़कों और आदमियों के साथ रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां से इन्हें प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीजों में धकेल दिया जाता है। इनमें से कई लड़कियां तो बार बार प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और उन्हें गैंग मेंबर्स के कहने पर अबॉर्शन तक करवाने पड़ते हैं। यहां तक कि कई लड़कियों ने अपने बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन वो इन बच्चों के पिता का नाम तक नहीं जानती। इन लड़कियों के साथ किस हद तक हैवानियत होती थी, इसका एक एग्जाम्पल हमें 2013 के ऑक्सफोर्ड केस में देखने को मिलता है, जहां जज पीटर रुक के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस केस में कन्विक्टेड मोहम्मद करार अपने विक्टिम्स को गैंग एनल रेप के लिए प्रिपेयर करने के लिए एयर पंप्स और बॉल का यूज करता था। ऐसे में सोच कर देखिए उस दर्द और उस बेबसी को जो इन लड़कियों ने महसूस की होगी। यूं तो ये ग्रूमिंग गैंग्स पूरे ब्रिटेन में एक्टिव रहते हैं, मगर इन ग्रूमिंग गैंग्स ने पूरे रॉचडेल, रॉदरहैम और टेलफोर्ड राज्यों में सबसे ज्यादा लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि ब्रिटेन में एक्टिव इन अलग अलग ग्रूमिंग गैंग्स का कोई साफ या इकलौता मोटो पता नहीं चल पाया, बल्कि उनके काम करने के तरीकों से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां ज्यादातर गैंग्स इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन या फिर पोर्नोग्राफी के जरिए पैसे कमाने के लिए फंसाते हैं। बहुत से केसेस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात सामने आई है। तो वहीं एक विक्टिम डॉक्टर एला हिल ने ट्रिगरनोमेट्री को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि ग्रूमिंग गैंग्स रेशियल और रिलीजियस बेस पर रेप करते हैं। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया गया हो, बल्कि 2011 से 2014 के बीच ही वेस्ट यॉर्कशायर के हडर्सफील्ड में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े क्राइम्स में कोर्ट ने हियरिंग की, जिनमें पहली बार 41 लोगों को सजा सुनाई गई और इसे ऑपरेशन टेंडरसी कहा गया। इसी तरह बाकी केसेस में भी इसी तरह से एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन भी लिया गया। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने सही कदम उठाए तो आखिर इलॉन मस्क पीएम स्टार्मर को टारगेट क्यों कर रहे हैं, और आखिर वो कौन सा सच है जिसे यहां की गवर्नमेंट दबाना चाहती है। आइए अब इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, बीते लंबे समय से ब्रिटेन की गवर्नमेंट, पुलिस और कोर्ट पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ग्रूमिंग केसेस को दबाने का काम कर रहे हैं। जहां इन केसेस के विक्टिम्स और उनके घर वालों का ये आरोप है कि उन्होंने इन केसेस में पुलिस से कंप्लेंट तो की, मगर पुलिस इन केसेस पर कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही। यहां तक कि इन केसेस में ब्रिटेन में एक अजीबोगरीब मामले ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट यॉर्कशायर के एक शहर हडर्सफील्ड में सुबह सुबह एक महिला ने एक बच्ची की चीख सुनकर पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके बाद आई पुलिस को एक कार के अंदर 13 साल की एक बच्ची नशे में धुत कटे फटे कपड़ों के साथ मिल गई। इस कार के अंदर और बाहर 7 से 8 लड़के भी मौजूद थे, जो सभी पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। लेकिन पुलिस ने इन लड़कों से कोई पूछताछ करने या एक अंडर एज लड़की को शराब पिलाने के लिए अरेस्ट करने के बजाय उस 13 साल की बच्ची को ही अरेस्ट कर लिया, जहां रिपोर्ट में लिखा गया कि ये लड़की शराब पीकर लोकेलिटी का माहौल खराब कर रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी नवंबर 2017 में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े केसेस की सुनवाई करते हुए मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उठे मीडिया अप्रोर की वजह से इसे वापस लेना पड़ा। असल में द टेलीग्राफ जैसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में दी गई एक रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन की पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये डर है कि यदि वो इन रिपोर्ट्स पर एक्शन लेते हैं तो उन पर रेसिज्म का आरोप लग सकता है। जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन केसेस में शामिल ज्यादातर अक्यूज्ड पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। ऐसे में अपनी हेल्दी मल्टीकल्चरल सोसाइटी की इमेज बनाए रखने के लिए ब्रिटेन का गवर्नेंस सिस्टम जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद कर रहा है, जिससे वो ग्रूमिंग गैंग्स की शिकार हुई अपनी बेटियों का दर्द न तो देख पाए और न ही उनकी चीखें सुन पाए। हालांकि इसी बीच 2023 में यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन ने पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात जरूर की थी। इसी के बाद 2023 में ही यूके के तत्कालीन पीएम ऋषि सुनाक का भी यही कहना था कि यदि देश में ग्रूमिंग गैंग्स के नेटवर्क को तोड़ना है तो सबसे पहले उन्हें पॉलिटिकल करेक्टनेस को लेकर अपना ऑब्सेशन छोड़ना होगा। जाहिर है कि उनका इशारा इन गैंग मेंबर्स से जुड़ी पाकिस्तानी एथनिसिटी से था। ऐसे में चाइल्ड अब्यूज से जुड़े इन सेंसिटिव केसेस को लेकर अपने गलत रवैये की वजह से ही आज यूके की गवर्नमेंट इलॉन मस्क के निशाने पर है। असल में ओल्डम काउंसिल ने यूके गवर्नमेंट से यह अपील की थी कि वो कथित तौर पर हो रहे इन चाइल्ड अब्यूजेस
और ग्रूमिंग गैंग्स की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करे। इधर बहुत से सर्वाइवर्स भी लगातार ये मांग उठा रहे थे कि इन क्राइम्स को लेकर एक बिल्कुल नई और सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए। मगर अक्टूबर 2024 में यूके की लेबर गवर्नमेंट के मिनिस्टर जेस फिलिप ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद यूके की सियासत गर्मा गई और तभी से यूके के पीएम स्टारमर पर पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगने लगे। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर केमी बेडनॉच ने यह आरोप लगाया है कि स्टारमर वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ही एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। इसी कड़ी में इलॉन मस्क का भी यही आरोप है कि यूके के पीएम कीर स्टारमर 2008 से 2013 तक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस को खुद ही लीड किया था। मगर अपने टेन्योर में भी वो ग्रूमिंग गैंग्स के हाथों रेप और सेक्सुअल वायलेंस के शिकार रही विक्टिम्स को जस्टिस दिला पाने में नाकाम रहे थे। ऐसे में उन्हें ब्रिटिश हिस्ट्री के इस सबसे बड़े क्राइम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने मस्क के दावों को गलत बताया है। हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि मस्क ने ब्रिटेन सरकार को गलत समझा है और उनकी ओर से दी जा रही इंफॉर्मेशन गलत है। साथ ही स्ट्रीटिंग ने यह भी कहा कि मस्क को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से चाइल्ड अब्यूज जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने में यूके गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। दूसरी ओर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इलॉन मस्क की ओर से यह बयानबाजी यूके में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए की जा रही है, क्योंकि यदि ब्रिटेन में लेफ्टिस्ट लेबर पार्टी कमजोर होती है तो अपकमिंग इलेक्शंस में यहां भी यूएस की तरह एक राइटिस्ट इंक्लाइनेशन वाली पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि रिफॉर्म यूके की गवर्नमेंट फॉर्म होने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही कारण है कि इलॉन मस्क की रीसेंट बयानबाजी के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ साथ जर्मनी और स्पेन की लीडरशिप ने भी उन पर यह आरोप लगाए हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस का अनफेयर एडवांटेज उठाते हुए यूरोपियन इलेक्शंस में दखल दे रहे हैं। इन लीडर्स का कहना है कि मस्क इन सभी देशों में नेशनल इलेक्शन डिबेट्स को किसी और डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में इलॉन मस्क की मंशा क्या है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मगर इस पूरे मामले में जो एक बात सामने है और सच है वो ये कि आज भी ब्रिटेन की न जाने कितनी बेटियां इंसाफ की राह देख रही हैं, जिनकी चीखें अब भी इन ग्रूमिंग गैंग्स के काले अध्याय में बंद हैं, जिन्हें खोलकर पढ़ने और सुनने की हिम्मत ब्रिटेन की गवर्नमेंट को दिखाना ही होगा। और जब तक वो ऐसा नहीं करती तब तक खुद को प्रोग्रेसिव और अल्ट्रा मॉडर्न कहने वाले ब्रिटेन और खुलेआम विमेन राइट्स की धज्जियां उड़ाने वाले तालिबान में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।